हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज हम समझेंगे कैसे यूरोप में नेशनलिज्म उभर के आई है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में कैसे बढ़ी। तो इसके लिए समझना जरूरी है यूरोप की सोसाइटी को, राइट। पूरे अगर कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एक डोमिनेंट क्लास हुआ करती थी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, यानी कि इनका एक इन्फ्लुएंस होता था सोसाइटी में। और चाहे भले ही वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहीं पे भी रहते हो, किसी भी रीजन में रहते हो यूरोप के, लेकिन एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से वो जाने जाते थे। कॉमन वे ऑफ लाइफ क्या है कि एक लेविश लाइफस्टाइल, रिच लाइफस्टाइल वो जीते थे, लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो जीते थे, राइट। बहुत ही आरामदायक, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही रिच एक तरह से वो, ये जो कॉमन वे ऑफ लाइफ है जिसमें आराम से रहना, शानो शौकत से रहना और बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ जीना, यही उनका कॉमन वे ऑफ लाइफ था, चाहे वो भले ही किसी भी पार्ट ऑफ यूरोप में रहे हो। एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो फ्रेंच बोला करते थे फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, राजनीतिक सूझबूझ के लिए, या जो भी इनका जो हाई सोसाइटी हुआ करती थी, हाई सोसाइटी में फ्रेंच बोली जाती थी, राइट। और ये जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस है, हालांकि ये न्यूमेरिकली बहुत कम थे, राइट, बहुत इनकी संख्या कम थी। जो ज्यादातर संख्या किन लोगों की थी पूरे कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो पीजेंट या जो वर्किंग क्लास की जो संख्या थी, जो पीजेंट्री की क्लास थी वो ज्यादा थी, जबकि जो एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी वो न्यूमेरिकली यानी कि संख्या के रूप में अगर देखें तो बहुत छोटी थी, राइट। और ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थे, दे वर टाइड टू ईच अदर बाय बाय द टाइज ऑफ मैरिज। कई बार होता है कि वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ते थे, अक्सर मैरिटल रिलेशंस के जरिए जो है वो जुड़ते थे, ठीक है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों, अगर हम पूरे यूरोप को डिवाइड करें दो पार्ट में, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, तो इसमें जो मैंने जैसे कि बोर्ड में भी लिखा है न्यू एमर्जिंग मिडिल क्लास, ये कैसे उभर के आई, राइट। हम अब तक बात कर रहे थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास की, जो रिच क्लास, जो एलिट क्लास की बात कर रहे थे। तो इसके अलावा जो है एक और नया क्लास, मिडिल क्लास उभर के आई है यूरोप में। तो इसके लिए हम यूरोप को दो पार्ट में, यानी कि वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, राइट, दो पार्ट में डिवाइड करके इसको समझेंगे, ताकि हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये मिडिल क्लास, ये न्यू एमर्जिंग मिडिल क्लास कैसे उभर के आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी रिकैप करें जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ आपके साथ डिस्कस किया है। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। जैसे मैंने बताया, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जिनके पास काफी ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, बहुत बड़े वास्ट स्टेट्स के जो ओनर्स होते थे, तो ये एक डोमिनेंट क्लास हुआ करती थी पूरे कॉन्टिनेंट में, ओके। The members of this class were united by the common way of life। उनकी एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से वो जो यूनाइटेड होते थे। किस तरह से, मतलब चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ यूरोप में रहे हो, लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल है वो सेम रही है, राइट। किस लाइफस्टाइल की बात करें, जो रिच लाइफस्टाइल या लैविश लाइफस्टाइल है वो हर जगह है, चाहे वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास ईस्टर्न पार्ट में हो या वेस्टर्न पार्ट में हो ऑफ यूरोप, या किसी भी रीजन में हो। कटिंग अक्रॉस ऑल रीजन्स they were united by the common way of life. Next is they spoke French in high society, right. During those days French was spoken in high society and for the purpose of diplomacy, right. Their families were usually connected by ties of marriage। ये शायद इसलिए भी किया जाता था, ट्रस्ट को और किस तरह से बिल्ड किया जाए। हो सकता है कि जिस तरह से दो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज वो किस तरह से और साथ आए, उनमें किस तरह से ट्रस्ट और बढ़े। तो इसका एक सबसे ज्यादा कॉमन तरीका ये था कि मैरिटल टाइज के जरिए, राइट, वो एक दूसरे से जुड़ते थे। और उसके बाद जो है पावरफुल एरिस्टोक्रेसी जो है, ये न्यूमेरिकली, यानी कि जैसे मैंने बताया कि ये बहुत कम हुआ करते थे, इनकी संख्या काफी कम थी, जबकि जो ज्यादातर संख्या पीजेंट्री की थी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में इसी सोसाइटी को लेकर हम जो बात कर रहे थे, मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास जो है, न्यू मिडिल क्लास कैसे वो उभर के आई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों बात करते हैं वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में सोसाइटी कैसे अलग थी, राइट। वेस्टर्न यूरोप में अगर हम बात करेंगे तो बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स, राइट, जो जिनकी अपनी जमीनें नहीं होती थी, जो किराए पे जमीनें फार्म करते थे, जहां खेती करते थे, एंड स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोप की बात करें। और इधर अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स। तो वास्ट स्टेट्स ओन करते थे बड़े बड़े जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी। उनके पास जो जमीनें थी काफी ज्यादा होती थी, और जिनकी कल्टीवेशन होती थी स्लेव्स के द्वारा,
बॉन्डेड लेबर के द्वारा होती थी, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां तक एज फार एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसर्न, इट केम मच अर्ली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप अगर हम बात करें, ठीक है। क्यों सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें तो कभी कुछ पार्ट इस साइड है, ईस्टर्न की साइड है, और कुछ पार्ट जो है आपका वेस्टर्न के साइड में। अभी मैं बात जब कर रहा था कि जो लैंड होल्डिंग साइज की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो है लैंड होल्डिंग साइज बड़ी हुआ करती थी, और वहां पर खेती जो है बॉन्डेड लेबर द्वारा किया जाता था। जबकि वेस्टर्न यूरोप में जो लैंड होल्डिंग साइज छोटी होती थी, ज्यादातर टेनेंट्स खेती करते थे, जो किराएदार होते थे वो खेती करते थे, और स्मॉल लैंड ओनर्स खेती करते थे, राइट। और यहाँ दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जहाँ जो वेस्टर्न यूरोप में, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हुई लेट 18th सेंचुरी में, ओके। जबकि यूरोप में अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल, अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में फ्रांस में और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स की बात करें तो वहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो काफी लेट शुरू हुआ, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वो स्टार्ट हुआ। जबकि लेट सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी शुरू हुआ। तो इसका मतलब है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज और मिल्स ये सब सेटअप होने लगे, तो एक उसका नतीजा ये निकला है कि एक नया सोशल ग्रुप एमर्ज होकर आई, राइट। एक नई सोशल ग्रुप, एक नई सामाजिक जो है ग्रुप वो उभर कर आई, जिसको हम मिडिल क्लास बोलेंगे, मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास बोलेंगे, राइट। अ वर्किंग क्लास population was there in that, industrialists were there, and businessmen and professionals were there. On the other hand, we see that in the Eastern Europe, right, these groups were very, very small because the large number of people were still peasants in the Eastern Europe and parts of Central Europe. So what we understand over here is that the society between the Western and Eastern Europe, there is a clear-cut difference on various fronts I have discussed with you. Now, I have been talking about the new social group, right, in which we have the working class, working class population, industrialists, businessmen, right. It is this liberal middle class, educated class. The ideas such as the aristocratic privileges must end. Right, their views were that the aristocratic privileges must end following the abolition of autocratic rule, right, and they began demanding for more rights, okay, and they later on they've been this part of the Europe, it was influenced by the ideas of liberalism, right, and later on capitalism we talk about, because there was a new because of industrialization there was एक नया जो है एक सोशल ग्रुप एमर्ज हो रहा था, एक कमर्शियल क्लास एमर्ज हो रहा था, जिनकी जो इनकम थी वो डिपेंड कर रही थी प्रोडक्शन के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से एक नया सोशल ग्रुप जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल है, इन्हीं में ही जो आइडिया पॉपुलर हुआ वो यही था कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस खत्म होनी चाहिए और जो ऑटोक्रेटिक रूल है वो खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लिबरल आइडियोलॉजीज है, लिबरल आइडियाज है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई वेस्टर्न यूरोप के पार्ट में। वेरेज यहाँ पर जो है सोशलिज्म, जो हालांकि थोड़ा सा बाद में, जैसे कार्ल मार्क्स उनके बारे में हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, ये ईस्टर्न पार्ट जो है सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थी, राइट। तो उम्मीद है आपको ये पूरा पॉइंट, जो भी डिफरेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, जरूर अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालिए। और वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।